वफा है जात औरत की किस्त नंबर 11 रियाज आकिब कोहलर। ये क्या बदतमीजी है ईमान। वो कार उसके नजदीक रोक कर नीचे उतर आया। वो रुकते हुए बोली, ओ शहीर साहब, इज्जत अफजाई का शुक्रिया। इसका तलखी भरा लहजा तन से भी आलूदा था। देखो हनी, मैं तुम्हें पहले भी इशारे किनारे में मुतनब्बे कर चुका था, मगर तुम कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो एक बदमिजाज औरत है, किसी को खातिर में नहीं लाती। मानो के बारे ये अल्फाज कहते हुए इसके ज़मीर ने हल्का सा एहतिजाज किया, मगर उसकी आंखों में बसे ईमान के शादाब बदन ने ज़मीर का गला घूंट दिया था। गुबा नजर इंसाफ देखा जाता तो मानो ईमान से कम उम्र होने के अलावा खूबसूरत भी थी, लेकिन बीवी थी, सहल उल हुसूल थी। उसके पास शहीर के तजस्सुस को हुआ देने के लिए कुछ मौजूद नहीं था। घर की मुर्गी दाल बराबर की कहावत इस मौके पर सादिक आती थी, जबकि ईमान पराई थी, अनछुई थी। और ये तो मर्द की फितरत है कि जो औरत दस्तरस से बाहर हो इसके लिए ललचाता है, जैसे एक सैयाह नए इलाकों की सैर के लिए हमेशा कमर बस्ता रहता है। नई चोटियों पर झंडा गाड़ना एक मुहिम जो का ख्वाब होता है। हर जंग जो दूसरों की जमीन पर काबिज होना चाहता है। हर बादशाह चाहे वो हफ्त अकलीम का मालिक हो, किशोर कुशाई से बाज नहीं आ सकता। इसी तरह शहीर का रवैया भी एन फितरत का तर्जुमान था। यूं भी फितरत बहुत बेरहम होती है। बिच्छू और सांप किसी को डसते वक्त उसकी तकलीफ का नहीं सोचते, बली चूहे पर रहम खाना शुरू कर दे तो भूखी मर जाए। शेर को हिरन की जिंदगी से ज्यादा शिकम सेरी की फिक्र होती है। इसी तरह नफसानी ख्वाहिशात जब बेलगाम हो जाएं तो मर्द को अपनी बीवी की वफाएं और खिदमत भूल जाती है। बस फिक्र होती है तो किसी पर गुरूर ऊंची गर्दन को झुकाने की। ईमान नखवत से बोली, अब जैसे नफीस शख्स का ऐसी औरत को बर्दाश्त करना काबिले हैरत है। कम आन हनी, अब गुस्सा थोक भी दो। शहीर ने इसका हाथ पकड़कर कार की समत खींचा। हल्की सी मुजाहमत के बाद वो इसके हमरा होली। थोड़ी देर बाद वो एक अच्छे होटल में नाश्ता कर रहे थे। नाश्ते के बाद शहीर को बैतुल खला की हाजत महसूस हुई और उसने ईमान से कहा, हनी, 1 मिनट में वाशरूम से हो आओ नुंगुना। वो अपना मोबाइल फोन देते जाव और ईमान के दिमाग में एक शैतानी ख्याल लहराया, मेरे पास बैलेंस खत्म है, मैंने घर बात करना है। लो, शहीर ने इसकी जानिब मोबाइल फोन बढ़ाया और खुद बैतुल खला की तरफ बढ़ गया। उमानो इसने शहीर के मुंह से सुना नाम जेर लब दोहराया और अगले लम्हे नंबर्स की लिस्ट में इसका नाम तलाश कर लिया। वो जानती थी कि एक घरेलू खातून के लिए सबसे ज्यादा बाइस तकलीफ कौन सी बात हो सकती है। नंबर डायल होते ही कॉल रिसीव कर ली गई। यस, मानो के लहजे में हैरानी थी। काफी दिनों बाद इसे शहीर की कॉल रैसो हुई थी। अब मोहतरमा, मैं ईमान बात कर रही हूँ, इसने अस्तहिज़ई लहजे में कहा। सिर्फ ये इत्तला देना थी कि तुम्हारी शौहर नामदार ने हाथ जोड़कर मुझसे मुआफी मांगी है और अब बड़ी मिन्नतों समाजतों के बाद एक 5 स्टार होटल में नाश्ता करा रहा है। और हाँ, शायद आज रात तुम्हें अकेले गुजारना पड़े कि वो इस बाजारी के कदमों में सर झुकाने के लिए मरा जा रहा है। तो मेरा ख्याल है मैं इसे इस सादतमंदी से बहरामंद कर ही दूं। गरीब जाने कब से आगे पीछे दम हिला रहा है। बाकी वो तुम्हारी बदतमजाना और गनवार अखलाक पर काफी शर्मिंदा है। बेचारा काफी नाला है तुझसे। खैर, ये इसका जाती मामला है। ईमान का एक एक लफ्ज इसे निश्तर की तरह चुभा। इसने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया, वरना उसकी सिसकियां बहती आंखों का राज फाश कर देती। बोलते वक्त भी वो अपने लहजे की लर्जिश पर काबू पाने में कामयाब रही थी। मैं अपने घर और ख्वाबगाह की जवाबदेह हूं। घर से बाहर मेरा शौहर किस गंध पर मुंह मारता है, ये इसका जाती फेल है। हाँ, जब औरत बेचारी के पास शक्ल सूरत और जिस्मानी कशिश रुखसत हो जाती है तो शौहर गरीब को घर से बाहर झांकना पड़ता है। वैसे बुरा ना मनाना हर मर्द की आदत होती है। बूढ़ी बीवी के नाज उठाना काफी मुश्किल मरहला है। ईमान ने इसे सुलगाने की कामयाब कोशिश की। वो कौनैन की गोलियां चबाते हुए बोली, तुमसे तो चंद साल छूटी ही हो। हा हा हा, इसका कहकहा जलती पर तेल के मुतरादिफ था। ये खब्त तो हर औरत को होता है। मिसेस शहीर सिद्दीकी साहिबा एलिजबेथ टेलर 8 शौहर बरतने के बाद भी यही कहती है कि मेरी उम्र ही क्या है। गैर शादी शुदा होना अगर कम उम्री की अलामत है तो फिर सारी तवाइफें बच्चियां ही हैं। मैं तुम्हें तवाइफ बनकर भी दुखो नुनगुनागी मोहतरमा। ईमान से ये चोट बर्दाश्त नहीं हुई थी और फिर शहीर को आते देखकर इसने मानो का जवाब सुने बगैर काल मुनकते कर दी। इसके करीब आने तक वो डायल नंबर्स की लिस्ट से इसका नंबर डिलीट कर चुकी थी। चली हनी, शहीर ने बैठने की जरूरत महसूस नहीं की थी। बिल वो अदा कर चुका था। ईमान ने कहा था जान, और शहीर का चेहरा ट्यूबलाइट की तरह जगमगाने लगा। राबता मुनकते होने के काफी देर बाद तक भी वो मोबाइल फोन थामे बैठी रही।
इसे ये यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि आया ये सब बातें शहीर की मौजूदगी में ईमान ने की हैं या इसे उन बातों इल्म नहीं है, मगर शहीर के मोबाइल का इस्तेमाल जाहिर कर रहा था कि वो उन बातों से लाइल्म नहीं है। फिर इसे ख्याल आया कि हो सकता है इसने शहीर से किसी को कॉल करने की गरज से फोन मांगा हो और फिर शहीर की लाइल्मी में इसे कॉल कर दी हो। इस बात की तस्दीक तरदीद शहीर खुद कर सकता था, मगर उसकी अना शहीर से बात करने पर ईमाना हुई काफी देर सोचो विचार में खोए रहने के बाद वो अपनी अजीज अज़जान सहेली सिद्रा का नंबर मिलाने लगी। राब्ता होते ही सिद्रा ने शिकायत का पट्टारा खोल लिया। सिद्रा, प्लीज गिले शिकवे किसी और वक्त के लिए उठा रखो। इसका लहजा अजहद संजीदा था। मेरी जान स्वीटी, खैर तो है? परेशान लग रही हो? वो फीफ और संजीदा हो गई थी। सिद्रा, शहीर मुझे धोखा दे रहा है, वो बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे सिद्रा को अपनी कैफियत से आगाह करे। मैं समझी नहीं कैसे बदल गया है शहीर भाई। वो गैर औरतों से गलत ताल्लुकात रखने लगा है क्या? सिद्रा हैरानी से चीख पड़ी। शहीर भैया, ऐसा तो नहीं है, जरूर तुम है कोई गलत फहमी हुई होगी। बिल्कुल नहीं, पहले वो उन ताल्लुकात को मुझसे छुपाता रहा है और अब खिलकर सामने आ गया है। पिछले चंद माह से तो हमारी गुफ्तगू भी रोजमर्रा की जरूरियात के इस्तफसार तक महदूद डाल रह गई है। तुम्हें कैसे पता चला? जवाब आए वो बाथरूम में बिलोजर मिलने की कहानी सुनाने लगी। आखिर में वो कह रही थी, ओ शकील भाई के एतराफ के बाद मुझे यकीन आ गया था, मगर दोबारा बाथरूम में घुसने पर जब मुझे बाथिंग सूप के साथ सुनहरी बाल चुपके नजर आए तो मेरा माथा ठनका। ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो ना कि मेरे बाल काले हैं। खैर, उसके बाद में इसे जिताए बगैर अपने आप में सिमट गई। मुझे उम्मीद थी वो मुझे मनाएगा, अपनी गलती का एतराफ करके मुआफी मांगेगा, आइंदा ऐसा ना करने का अहद करेगा। मगर मेरा मान टूट गया और मेरी उम्मीदें खाक में मिल गई। मोहब्बत का दावेदार ऐसा बीगाना हुआ कि बातें करना भी छोड़ दे। पहले हर हफ्ते रावलपिंडी ले जाया करता था, अब महीने बाद भी बामुश्किल चक्कर लगता है। मैं सारे सितम जब्त करती गई, मगर अब पानी सर से ऊंचा होने को है। सिस्कियां गूंज और वो गमजदा लहजे में इसे आज का वाकया सुनाने लगी। और तुम ये सब मुझे अब बता रही हो? सिद्रा शकोकुना हुई। तुम कर भी क्या सकती थी सिवाय परेशान होने आ मुझे तसल्ली देने के? शायद शहीर भाई मेरी लाज रख लेता था। तुम्हारी लाज उमानो फट पड़ी। इसने मानो का मान तोड़ दिया, जिसे वो अपनी जिंदगी रू शहजादी गुड़िया और पता नहीं क्या कहता और समझता था। तुम्हारी उसके सामने हैसियत ही क्या है? यों ही कुछ कहकर तुमने अपनी इज्जत ही गिनवाना थी। अच्छा, ये बुतो मैं तुम्हारी लिए क्या कर सकती हूँ? यकीन मानो मेरा खून खोल रहा है। इतना कम ज़र्फ निकलेगा शहीर भाई, मैं सोच भी नहीं सकती थी। सिद्रा, मैं इस कमीनी को इसकी हैसियत याद दिलाना चाहती हूँ, और ये भी कि शहीर इसे मेरे सामने बेइज्जत करे। ऐसा करो। सिद्रा इसे समझाने लगी। अपनी बात मुकम्मल करके इसने पूछा, कैसा है? ठीक है, मैं यूं ही करती हूँ। इसे खुदा हाफिज कहकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो शहीर का पसंदीदा लिबास पहने आईने के सामने खड़ छोटी बनने संवरने में मसरूफ थी। मेकअप को फाइनल टच देकर इसने तनकीदी नजरों से अपना जायजा लिया। इसकी उम्र और सूरत ऐसी ना थी कि इसे आईने की गवाही की जरूरत पड़ती, मगर उसके बावजूद इसने आईने से तस्दीक कराना जरूरी समझा। और फिर आईना तो ऐसा खुशामदी है कि झूठ बोलकर बदसूरतों को भी खूबसूरती और दिलकशी के सर्टिफिकेट देने में बख्ल नहीं करता। इस जैसी दोशीजा का दिल कैसे तोड़ता? वो तो यूं भी लाखों करोड़ों में एक थी, इसलिए उसकी तारीफ आईने की मजबूरी थी। और फिर आईने की मुसलसल तारीफ से शर्मा कर वो ना से इसके सामने से हट गई। ईमान का ऑडिशन 100% कामयाब रहा था। शहीर मियां, दाद देना पड़ेगी तुम्हारी इंतखाब की। ये फिक्रा आफंदी ने ईमान की गैर मौजूदी में कहा था। बस भैया, इसे देखते ही मुझे लगा कि इस फिल्म की हीरोइन के लिए इससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती, और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। हाँ, तुम्हारा अंदाजा अमुमाए दुरुस्त होता है, आफंदी ने मानी खेज लहजे में कहा, और शहीर खफीफ सा हंस दिया। इसी वक्त ईमान अंदर दाखिल हुई और आकर शहीर के पहलू में बैठ गई। वो फ्रेश होने गई थी। ओ मिस ईमान, मुबारक हो, तुम नई फिल्म के मरकजी किरदार के लिए मुंतखब कर ली गई हो। शूटिंग जुमा से शुरू है। कल आपको मुआहदे के कागजात मिल जाएंगे, जो साइन करके अपने वापस भेजने होंगे। अपना एड्रेस रिसेप्शनिस्ट के पास नोट करा देना। थैंक यू सर। ईमान का चेहरा खुशी से जगमगाने लगा। ममनूनियत के एहसास से वो शहीर के मजीद करीब हो गई थी।
शुक्रिया तो खैर शहीर साहिब का अदा करो, आफंदी मुस्कुराया। इन्हीं के हुक्म पर मैं एक नई लालकी को मरकजी किरदार देने पर तैयार हुआ हूँ। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता सर। ईमान के लहजे में अजीब सी बेबाकी और एतमाद दर आया था। सही कहा, आफंदी ने ताईद में सर हिलाया। शहीर ने कहा, ओ भैया अब हम चलेंगे? आफंदी ने पूछा, और लंच के बारे क्या ख्याल है? 1 बजे नाश्ता, बल्कि वो क्या कहते हैं बरंच किया था, अब डिनर ही करेंगे। शहीर ने इससे अलविदाई मुसाफहा किया और वो दोनों वहां से निकल आए। रिसेप्शन सेट के पास ईमान ने नाजली का एड्रेस नोट करा दिया था। पार्किंग से गाड़ी निकालते हुए शहीर ने पूछा, अब कहाँ का इरादा है? जहां आपकी मर्जी डीर। ईमान के अंग अंग से खुशी फूट रही थी। मेरी मर्जी का पूछते हो तो फिर चुल्लू इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। शहीर के लहजे से जिस ख्वाहिश का इजहार हो रहा था, ईमान इससे नावाकिफ नहीं थी। यूं भी वो जानती थी कि शहीर किस लिए इतनी तगोदो कर रहा है। इसे शहीर की ख्वाहिश पूरी करने से इनकार भी नहीं था, लेकिन दिन को मानो के बर्ताव पर अभी तक वो जख्मी नागन की तरफ पेचोताब खा रही थी। इसे नीचा दुखाने और अपनी अहमियत जताने की तमन्ना उसके दिल में शिद्दत से मौजज़न थी। वो एक तीर से 2 शिकार करने की गरज से बोली, डियर, ये खुशी सेलिब्रेट करेंगे और रात भर करेंगे, मगर आपके घर बल्कि आपकी ख्वाबगाह में। क्या? शहीर करबाए चीखते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो जगह पर है ना? घर में मेरी बीवी की मौजूदगी में? नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। जब आप रात भर घर से बाहर रहेंगे तो क्या इसे पता नहीं चलेगा कि आप क्या करते फिर रहे हैं? भले से चलता रहे, और ना मैं इससे डरता हूं, मगर घर के अंदर तो ये मुनासिब नहीं है ना। सर जी, एक बात कहूं, बुरा ना मनाना। ईमान ने जुआ खेलने का फैसला कर लिया था। उसके संजीदा लहजे और अंदाज से शहीर को ये बावर करने में देर ना लगी कि वो किसी आजमाइश में पड़ने वाला है। बगैर कुछ बोले इसने सवालिया नजरों से इसे घूरा। सर जी, खफा ना होना, आपकी ख्वाबगाह कोई जगह नहीं। इसके लहजे में एतमाद की फरावानी थी। मैं समझा नहीं। वो हैरानी से मुस्तफसिर हुआ। सर जी, मैं बच्ची नहीं हूँ। जानती हूँ हीरोइन बनने के लिए मुझे क्या कुर्बानी देना होगी। आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर, लेकिन आपकी ख्वाबगाह में किसी होटल में नहीं, वरना आपको खिली छूट है। आफंदी साहिब को कहकर मेरा मुआहदा मंसूख करा दें, बल्कि मैं इनकार कर दूंगी और समझूंगी कि इस फील्ड में आने का फैसला ही गलत था। इसकी बात ने शहीर को हैरान ही नहीं परेशान भी कर दिया था। एक लहजा सोचने के बाद वो बोला, ओके, कल मैं बीवी को रावलपिंडी छोड़ आऊं नुनगुनागा। अब खुश? नहीं सर, अब वो हित धर्मी पर उतर आई। आज वरना कभी नहीं। दो गालिब ने, तुम सुबह की इंसल्ट का बदला लेना चाहती हो? ईमान ने कहा, आप जो भी समझे। दौरान बहस लाशूरी तौर पर इसने कार का रुख नाजली के फ्लैट की तरफ मोड़ दिया था। इस वक्त वो वहां पहुंच गए थे। शहीर कार एक तरफ रुकते हुए बोला, अगर मैं खुद इसे झाड़ पिला दूं? सर जी, मैं अपने मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो सकती। मैंने किस्म खाली है। उम्मीद है आप मेरा मां नहीं तोड़ेंगे। ईमान अपने मुतालबे से 1 इंच सरकने को तैयार नहीं थी। शहीर स्टीयरिंग पर सर रख कर सोच में पड़ गया। ईमान इसे अजीब दौराहे पर ले आई थी। मानो इसकी मोहब्बत थी और ईमान के लिए उसके अंदर भड़कते हैवानी जज्बात अलाव की शक्ल इख्तियार कर गए थे। काफी देर सोच में खोए रहने के बाद जीत बदी की हुई नफसानी ख्वाहिशात हमेशा से इंसानी एहसासात पर हावी रही है। लम्हाती लज्जत अबदी सजा से भी खौफजदा नहीं होती और रहीम व करीम रब की नाफरमानी पर कमर बस्ता होकर शरीयत के अहकामात को पुष्ट डाल लेती है। इस वक्त शहीर की सोच भी इसी नहज पर सरगर्दन थी। इसने सोचा, मानो बीवी है, पहले से खफा है, थोड़ी खफगी मजीद सही। फिर ईमान का शादाब बदन भी इसकी मुस्बत सोचों की राह में हावी था। एक फैसले पर पहुंचते हुए वो ईमान से मुस्तफसिर हुआ, अगर ख्वाबगाह के बजाय हम सट्टी रो में सो जाएं? ईमान ने एक लहजा के लिए सोचा। इसे महसूस हुआ कि इतना कुछ काफी था। आखिर सट्टी रो भी तो मानो के घर ही का हिस्सा था, जिसकी वो ठेकेदार बनी फिर रही थी। ज्यादा सख्ती पर शहीर बिदक भी सकता था और एक नाजायज मुतालबे पर वो अपने मुस्तकबिल को दांव पर नहीं लगा सकती थी। इसने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है जान, मैं 8 बजे आपके पास पहुंच जाव नुनगुनागी। डिनर इकट्ठे करेंगे? ओके। शहीर ने दाएं बाएं देखकर इसे थोड़ा सा करीब किया और वो शर्माने की अदाकारी करते हुए नीचे उतर गई। वो घर की जानिब चल पड़ा। वो मानो को बहलाने की सोच में सरगर्दन था, मगर ये नहीं जानता था कि घर में कितनी बड़ी आजमाइश इसकी मुंतजिर थी। कार गैराज में खड़ी करके वो जून ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सोफे पर बैठी सज्जी सनवी मानो को देखकर ठिठक कर रुक गया। इसे देखते ही वो लबों पर
मुस्कुराहट के फूल बखेरती उसकी जानिब बढ़ी और उसके गिले में नाजुक बाहों का हार डालते हुए चाहत से बोली, मानो की जान खफा हो। इसके अंदाज पर शहीर पिघल गया था, मगर सुलह करने का मतलब ईमान के हुसूल से हाथ धोना था नहीं। रूखे अंदाज में कहते हुए वो आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया। वो इतना गुस्सा वो उसके साथ बैठकर दोबारा इससे लिपट गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। शहीर का मकसद फकत इसे गुस्सा दिलाना था। अच्छा गुस्सा थोक दो ना प्लीज। देखो कितने माह से तुमने ढंग से बात ही नहीं की, मानो तरस गई है। तुम्हारी मुस्कुराहट, मेरी हंसी मजाक को और फिर पता है इस हालत मैं बीवी का ज्यादा ख्याल करना चाहिए। इसका इशारा अपने उम्मीद से होने से था। तुम्हें तो जरा भर भी एहसास नहीं है। अच्छा मानो ऐसा है कि आज रात मैंने इसे घर डिनर पर मदऊ किया है। प्लीज मैं अब कोई बदमजगी नहीं चाहता। इससे पहले कि वो मजीद रोमांटिक होती शहीर ने पहला तीर फेंका। क्या वो एक झटके से इससे अलहदा हुई? नाश्ते की तरह डिनर भी तो होटल पर हो सकता था। इसके लहजे से मुफाहमत की वो गायब हो गई थी। मेरा ख्याल है मैं अपने घर में किसी भी मेहमान को बुलाने का मजाज हूँ। शहीर का लहजा हद दर्जा खुश्क था। ये घर मेरा भी है, तो तुम्हें किसने मना किया है मेहमान बुलाने से? किसी गैर मर्द को मेरा दावत देना शायद तुम्हें बर्दाश्त ना हो, मानो जहरखंद लहजे में बोली। इस बात का जवाब इसे शहीर के भरपूर थप्पड़ की सूरत में मिला। शहीर ने जिंदगी में पहली बार इस पर हाथ उठाया था। मेरा ख्याल है जवाब तुम्हें हिफ्स हो गया होगा। मानो के लिए इसका थप्पड़ गैर मुतवक्के नहीं था। वो अपनी बात के अंजाम से वाकिफ थी। अपनी औरत के मुंह से किसी गैर मर्द का जिक्र गैरतमंद के लिए ताजियाना ही होता है, लेकिन इसने ये सब एक मंसूबे के तहत कहा था। हसन मंशा नतीजा निकलने पर वो इत्मीनान से बोली, जब तुम एक गैर औरत को मेहमान बनाकर लाओगे तो मुझ पर भी यही गुजरेगी। औरत भी ऐसी जिसकी आमद का मकसद ही मुझे नीचा दुखाना है। शहीर बेपरवाही से बोला, मैं जुबान दे चुका। हो सकता है डिनर के बाद मौसूफा शब्बाशी पर मिस्र हो, तो क्या तुम्हारा घर गिंस जाएगा? मिस्टर शहीर, मैंने शादी से पहले आपसे दरखास्त की थी कि किसी दूसरी औरत के रूप में मुझ पर सजा मुसल्लत न करना। मैं तुम्हारा हर सितम हंसी खुशी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन खुदारा मुझे अपनी वफा और मोहब्बत पर शर्मिंदगी का मौका न देना। ये कहते हुए इसकी आंखें अश्कबार हो गई थी। क्या तुमने मेरी चाहत में कोई कमी पाई है? खिदमत में कोई नक्स देखा है, या तुम्हारी अमानत में किसी अदना खियानत की मुर्तकिब हुई हो? आखिर इस सजा की वजह भी तो मालूम होनी चाहिए मुझे। साहिरा साहिबा, मुझे अपनी वफा के किस्से सुनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें फकत एक मशहूर मुसन्निफ की बीवी बनने का शौक था। तुम मेरे कलम की ताकत से वाकिफ थीं। तुम जानती थीं कि एक दिन मैं शोहरत की बुलंदियों को छू लूंगा, और इस वक्त तुम्हें अलिफ आलाकार बेश कीमत जेवरात और कोठी में रहने का ख्वाब पूरा हो जाएगा, और तुम्हारी तिश्ना तमन्ना जो जाने कब से तुम्हारी अंदर पनप रही है वो पूरी हो जाएगी। वरना मैं जानता हूँ मेरे जैसे वाजिबी शक्ल और सूरत रखने वाले शख्स से कोई लड़की कैसे मोहब्बत कर सकती है। सब किसी लालच के तहत मेरे जानिब पेश कदमी करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ईमान जलवा शगुफ्ता नाजली करन सनोबर और पत्ता नहीं कौन कौन मेरी चाहत में मरी जा रही है। ये तमाम बेवकूफ इख्तियारात देख कर फरिफ्ता हैं, और तुमने पहले से मुशाहिदा कर लिया था कि एक दिन मुझे दौलत और शोहरत मिलने वाली है। बस इतना फर्क है तुम में और उमें। अलबत्ता तुमने ये चालाकी जरूर दिखाई कि हमेशा के लिए इस सोने का अंडा देने वाली मुर्गी पर काबिज हो गई। शहीर के अल्फाज नहीं जहर में बुझे तीर थे जिनसे इसका सीना छल्ली हो गया था। इसने शहीर की जानिब शाकी नजरों से घूरा, मगर उसका चेहरा धुंधला नजर आया। आंखों से जारी पानी उसकी बसारत पर भी असर अंदाज हो रहा था। तुम जानते हो ये झूठ है। इसके गिले से बामुश्किल आवाज बरामद हुई। फिर जाने क्या ख्याल आया कि वो जोर से हंसी। तुम शायद मजाक कर रहे थे, है ना शहरी? जैसे शादी से पहले मुझे तंग करते थे और कहते थे आई हेट यू बाय गॉड। इसने आंखें साफ करते हुए कहा, मैं तो डर गई थी। तुम्हारा लहजा तो बिल्कुल बेगानों जैसा हो गया था। मोहतरमा साहिरा, हकायक का सामना करने की हिम्मत पैदा करो। मैंने ना मजाक किया है और ना मुझे झूठ बोलने की आदत है। ये हमला वो पसपा ना कर सकी और चंद लम्हे फटी फटी मुखों से इसे ढूंढने के बाद लड़खड़ाते कदमों से ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। इसे कवी उम्मीद थी कि चंद लम्हों बाद शहीर ने इसे मनाने की ली पहुंच जाना था, मगर चंद लम्हों का ये इंतजार सदियों से भी तवील हो गया। और फिर बहुत देर गुजर गई। शायद वो घर से निकल गया है और अपनी ईमान साहिबा के साथ किसी होटल में है। इसने सोचा, चलो ये भी गनीमत है, कम अज कम इस बाजारी औरत के इस्तेहजा का निशाना
بننے سے تو بچ گئی ہوں، مگر اس کی یہ غلط فہمی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ ایمان کی ہنسی نے اس کی سماعتوں میں زہر انڈیلا بہائے ڈیر، اتنا اہتمام صرف میرے لیے۔ جوابائے شہیر نے بھی کچھ کہا مگر اسے سنائی نہ دیا، وہ دبی زبان میں بات کر رہا تھا مگر ایمان کے الفاظ اس کی سماعتوں پر تازیانے برساتے رہے۔ آنکھوں کو اللہ پاک نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ ناپسندیدہ منظر کے نظارے سے روکی جا سکتی ہیں، مگر سماعتوں کو کسی ایسی خوبی سے نہیں نوازا گیا۔ وہ بند آنکھوں اور کھلی سماعتوں سے ایمان کے استہزائی کہے اور طنزیہ باتیں سنتی رہی۔ آخری امید اب تک باقی تھی، وہ اپنے شہری کو جانتی تھی، وہ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ لازمی ایمان کو رخصت کر کے اس کے پاس آئے گا۔ میں بس آتے ہی اس سے لپٹ جاؤ ننگنا گی، اسے معذرت کرنے کی تکلیف بھی نہیں دوں گی۔ پگلا کتنا نادم ہوگا، اسی لیے تو اس کمینی کو ٹھیک سے جواب نہیں دے رہا اور دبے لفظوں میں بات کر رہا ہے تاکہ میں خفا نہ ہو جاؤں ننگنا۔ آخر اس کی مانو جو ہوں، اور اس کی یہ خوش فہمی اس وقت ہوا بن کر اڑ گئی جب ایمان کی ناز بھری آواز نے اس کے دل میں خنجر گھونپا۔ چلو نا ڈیر، مجھے نیند آ رہی ہے۔ جوابائے شہیر نے جانے کیا کہا کہ اس کا کہا بلند ہوا۔ چند لمحوں بعد سٹڈی روم کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ مانو کو لگا اس کا سانس رک رہا ہے، جاری ہے۔